हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी पर। आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं 13.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक। मतलब इस क्लास में आज आप टोटल 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये चारों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 4 से लेकर 6 नंबर तक पूछे जा सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आज की इस क्लास में पढ़े जाने वाले क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हैं। चलिए फिर बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप कैसे करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिख गया होगा, लिखा है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले। क्या कहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर, मतलब एक धातु का गोला है कुछ इस प्रकार से और इस धातु के गोले को पिघलाया जा रहा है और पिघलाने के बाद त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। मतलब कि एक कोई स्फेयर है और उसको मेल्ट कर देते हैं, पिघला देते हैं और उसके बाद उससे एक बेलन बनाया जाता है। उससे इस प्रकार का बेलन बना दिया जाता है। फिर उसके बाद इन्होंने बोला है कि इस बेलन की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है और फिर इन्होंने कहा है कि बेलन की ऊंचाई को ज्ञात कीजिए। बेलन की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर हमसे पूछी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अक्सर आपसे 4 नंबर का पूछ लिया जाता है लेकिन बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिखा होगा, आपने पढ़ा होगा, उम्मीद है आपने समझा भी होगा कि इसमें क्या कहा गया है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार किया जा रहा है। क्वेश्चन को करते वक्त हम आपको बीच बीच में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताते रहेंगे। आपको पता है कि एक गोला, तो ये एक गोला मैंने यहाँ पर बना लिया। इस गोले की जो त्रिज्या थी वो त्रिज्या इन्होंने दी थी r बराबर, r कैपिटल लिखे चाहे आप स्मॉल लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये r बराबर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या इन्होंने दी थी। फिर उन्होंने कहा था कि जो ये त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक r है, इस गोले को पिघला देते हैं और पिघलाने के बाद एक बेलन बनाते हैं। देखिए क्या किया, इस प्रकार का एक बेलन मैंने यहाँ पर बना दिया। तो इस प्रकार की आप आकृति ज़रूर अपनी कॉपी पर बनाएंगे और ये क्या किया गया है, गोले से बेलन बना दिया गया है। इस बेलन की जो त्रिज्या है वो हमको बता दी गई है कि 6 सेंटीमीटर है। इसका मतलब स्मॉल r हमने यहाँ पर मान लिया क्योंकि यहाँ पर दो प्रकार की आकृतियाँ थी, तो एक में कैपिटल दूसरे में स्मॉल मैंने मान लिया। अब इन्होंने कहा है कि जो ये बेलन बनाया गया है ये इसको पिघलाकर तब बनाया गया है। अब आपसे अगर कोई पूछे कि मान लीजिए कि ये हमारा पेन जो है वो लोहे का होता और इसको हम खींचना शुरू करते, तो कैसे खींचते, पहले इसको गर्म करते और उसके बाद इसके साइज को चेंज करना शुरू करते। तो क्या इसके लोहे में कोई परिवर्तन होता? नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब आर्क मिडीज वाला वो सिद्धांत जो पानी निकलने वाला था वो यूज़ नहीं होगा। क्या यूज़ होगा, यहाँ पर पिघलाने पर क्या नहीं चेंज होता है, आयतन नहीं चेंज होता है। इसका मतलब आप किसी भी आकृति को यहाँ पर जब मेल्ट करेंगे, जो आपका गोला यहाँ पर दिख रहा है इसको मेल्ट करेंगे मतलब पिघलाएंगे और बेलन के रूप में बदलेंगे तो आयतन नहीं बदलेगा। इसका मतलब पिघलाने पर आयतन नहीं बदलता है। इसका मतलब इस गोले का आयतन बराबर इस गोले का आयतन। बस यहीं से क्वेश्चन ख़त्म। क्या कहा मैंने, आपको लिखना है कि पिघलाने पर क्या नहीं बदलता है, आयतन नहीं बदलता है। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि पिघलाने पर आयतन नहीं बदलता है। पिघलाने पर क्या नहीं बदलता है, आयतन। तो आयतन नहीं बदलता है। तो आयतन जब नहीं बदलता है इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, है ना। इसका मतलब हम लोग कहेंगे कि इसका आयतन नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं गोले का आयतन। तो गोले का आयतन, उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला तो याद ही होगा गोले के आयतन का। अगर आपको नहीं याद है तो ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको एक लिंक मिलेगी। उस लिंक पे जाके आप पूरे चैप्टर के फॉर्मूले लिख सकते हैं, गोले का आयतन और बेलन का आयतन। वहाँ पे मैंने आपको अच्छे अच्छे फॉर्मूले अच्छे से बताए भी हैं, याद करने के कुछ तरीके भी बताए हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। और बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर और h। इसमें r हमको पता थी लेकिन हमको h जो है वो निकालनी थी। h क्या है, निकालना है मुझे। तो देखिए क्या करेंगे, 4/3। देखिए अगर इस पाई को हम अपॉन में लेकर आएँ तो ये पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, मैंने कैंसिल आउट कर दिया। 4 लिखा अपॉन में 3
और यहाँ पर बचा r जिसकी वैल्यू दी है 4.2। तो 4.2 को कितनी बार लिखेंगे हम लोग, होल क्यूब लगा देंगे। उसके बाद इसमें r की वैल्यू को देखें तो 6 लिखी है, 6 का होल स्क्वायर और इनटू में h हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ से हाइट। तो आप क्या करेंगे, ऐसा कुछ करें कि हाइट को एक तरफ रखें, बाकी सबको एक तरफ रखें। इसका मतलब इस 6 को अपॉन में लेकर आ जाइए। तो क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, देखा कि 6 का स्क्वायर, तुरंत स्क्वायर करने लगे। भैया जब आपको सॉल्व ही करना है तो आप नीचे ले आइए, कैंसिल आउट कर दीजिए, वो कट्टम पिट्टम वाला खेल खेलते हैं ना। तो मतलब ये कितना हो गया, 4/3। उसके बाद 4.2 को 3 बार लिख दीजिए, मल्टीप्लाई मत कीजिए आपस में, बस लिख दीजिए 3 बार। उसके बाद देखिए ये 6 जो मल्टीप्लाई में था वो अपॉन में ले आइए, 6 इंटू कितना हो गया 6। अब अगर ये 6 इंटू 6 हो गया तो अभी कुछ कैंसिल आउट होगा ना, उधर क्या बचा, बराबर में h बचा। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो 6 कम 6 और 6 सत्ते 42, लेकिन दशमलव लगा हुआ है ना तो आप दशमलव लगा देंगे। यहाँ भी 6 कम 6 और 6 सत्ते 42। अब देखो क्या हुआ, 3 से करते हैं, 3 1 कम 3, इसको काटते हैं, 3 1 कम 3 और 1 बचा, 3 चौको 12। इसका मतलब कितना बचा, 4, 1.4, 0.7 और 0.4। इसका मतलब h बराबर क्या बचता है, 4 बचता है, 4 नोट कर लिया गया। फिर 1.4 और उसके बाद 0.7, 0.7। तो आपको जब पूरी मल्टीप्लाई ही करना है तो आप क्या करेंगे, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपस में सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 14 को 1 और 0.7 रह गया है ना। अब इसको इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो आपको पता है कि 1.4 को 4 से मल्टीप्लाई करना तो आता ही होगा। तो हम कैद करते हैं ऐसे, 14 1 कम 14, 2 28, 14 3 42 और 14 चौको 56। इसका मतलब ये 5 दशमलव कितना हो गया, 6 हो गया। दशमलव के बाद एक संख्या बाद लगा दिया। फिर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, 7 7 49। लेकिन अब यहाँ पर दशमलव के बाद एक संख्या है, फिर दशमलव के बाद एक संख्या है, यहाँ पर भी, तो 2 हो गया। तो 1 और 1 2 और दशमलव लगा के यहाँ पर 0 बढ़ा लिया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5.6 और 0.49। देखिए क्या करते हैं, 9 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आंसर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद कितना आएगा, 5, 9 6 54 और उसके बाद 5 जो है हमारा, जो हमारा क्या बोलते हैं उसको, हासिल हो जाएगा। उसके बाद 5 9 को जब हम लोग 5 से करेंगे तो 45, मतलब 9 बचे 45 होगा। 5 उसमें हासिल जोड़ दिया तो 50 हो गया। उसके बाद 4 से करते हैं तो 4 को 6 से कीजिए, 24 हो जाएगा, 2 हासिल हो जाएगा। फिर 4 पंचे 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसका मतलब 4, फिर उसके बाद ये 4 और 5 और 2 कितने हो गए, 7 और ये 2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा आंसर आया 2744। अब दशमलव के बाद यहाँ देखा मैंने तो एक संख्या थी, यहाँ देखी तो 2 थी, टोटल 3, तो 1 2 और 3, यहाँ से ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। और ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, ऊंचाई निकाल रहे हैं, तो किस में आएगी, सेंटीमीटर में। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। आपकी एनसीईआरटी बुक में आंसर दशमलव के 2 अंकों बाद तक भी हो सकता है, लेकिन ये भी आंसर राइट है और वो भी आंसर राइट है, क्योंकि दशमलव के बाद कुछ भी आप 2 अंक तक लिखें तब भी सही है, 3 तक लिखें तब भी सही है। तो उम्मीद है पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना, वो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। कंपटीशन एग्ज़ाम आपका जब आता है ना, कि आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हो तब भी बहुत पूछा जाता है, तो इसलिए ध्यान से देखना। और हाँ, उसमें हम ट्रिक ज़रूर बताएंगे आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी आता है तो आपसे किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। हो सकता है आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए, 1 नंबर में, 2 नंबर में, या 4 नंबर तक भी ये क्वेश्चन आ जाता है, और वहाँ पर आपको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि आप आंसर ऐसे ही बता दोगे। चलिए करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं इसको, है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा होगा ऊपर, क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले, लिखा हुआ है ना, देखिए, त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। इसका मतलब 3 छोटे छोटे गोले हैं, एक की त्रिज्या 6 है, दूसरे की 8 है और उसके बाद 10 है, और इनको पिघला के एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है। तो पिघलाने पर क्या नहीं बदलता है, आयतन नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या हुआ, एक गोला ये बनाया मैंने, एक गोला मैंने ये बना दिया और एक गोला मैंने ये बना दिया। इनको पिघलाने के बाद
एक बड़ा सा गोला बनाया जाता है ना। इस गोले की त्रिज्या कितनी है? इस गोले की जो त्रिज्या है वो आपको पता है कि 8 सेंटीमीटर नहीं 6 सेंटीमीटर दी गई है। इसकी जो त्रिज्या है वो 8 सेंटीमीटर है और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? 10 सेंटीमीटर है। मुझे पता है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। ये आपको हमने मान लिया कि इसकी त्रिज्या कितनी है, r मान ली। तो देखिए ज़रा ध्यान से, हमने माना कि इसकी त्रिज्या हो गई r1, तो r1 बराबर 6, इसकी त्रिज्या हो गई r2 बराबर 8 सेंटीमीटर और r1 बराबर 6, और r3 बराबर कितना? 10 सेंटीमीटर, और r हमको निकालना है। हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है कि बड़े वाले गोले की त्रिज्या, तो लिखेंगे माना गोले की त्रिज्या कितनी है? माना गोले की त्रिज्या कैपिटल R है। त्रिज्या क्या है? कैपिटल R। मुझे पता है कि इसका आंसर 12 सेंटीमीटर आएगा। वाई? कैसे पता? ट्रिक बताएंगे हम आपको। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है कि इस गोले का आयतन बराबर इन तीनों गोलों का आयतन, यही होगा कि नहीं? लेकिन तीनों गोले बराबर तो है नहीं, सारे अलग अलग है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि अलग अलग सबका आयतन निकालना पड़ेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इतना करेंगे तो क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए हम कैसे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे बड़े गोले का आयतन। बड़े गोले का आयतन, तो बताइए बड़े गोले का आयतन बराबर क्या? ये पहले गोले का आयतन, तो हम लोग लिखेंगे पहले प्लस दूसरे प्लस तीसरे गोले का आयतन। क्या लिखेंगे? गोले का आयतन। गोले का आयतन, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात को। बड़े गोले का आयतन, तो बड़े गोले का आयतन आखिर होगा क्या? वही होगा जो गोले का आयतन होता है। इसका मतलब 4/3 पाई और r की जगह पे r³ है ना। क्या है? कैपिटल R³। पहले गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 पाई r1³। दूसरे का क्या होगा? 4/3 पाई और r2³। उसके बाद तीसरे का क्या होगा? 4/3 पाई r3³। क्लियर है इतनी बात? अब ध्यान से समझें, अगर यहाँ वैल्यू पुट करने लगे ना तो बहुत कठिन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इन सब में कुछ कॉमन है। क्या कॉमन है? 4/3 और पाई कॉमन है। अंदर क्या बचेगा? r1³। इसमें क्या बचेगा? r2³ और इसमें क्या बचेगा? r3³। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? 4/3 और पाई और r³। क्लियर? अब 4/3 यहाँ पर देखें तो गुणे में हो गया है, इसको हम नीचे लेके आ सकते हैं कि नहीं? मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आएगा फिर डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पाई से पाई को उड़ा सकते हैं और 4/3 से 4/3 को उड़ा सकते हैं। क्या बचा? r³ बराबर r1³ r2³ और r3³। ध्यान से अब हमारी बात को सुनिएगा। आपसे एग्जाम में अगर गोले को पिघलाने वाले ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक एकदम डिट्टो यही छापना है, यही छापना है, मतलब यही सेम करना है, बस वैल्यू अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो जरा r³, तो r³ तो हमको पता नहीं, लेकिन r1 तो पता है ना, कितना है? 6 और उसके ऊपर क्यूब। उसके बाद r2 भी पता है 8 का क्यूब, और ये भी पता है कि 10 का क्यूब। क्लियर है इतनी बात? अब ये हो गया r³, 6 का क्यूब, 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 फिर मल्टीप्लाइड बाई 6, मतलब 216। मतलब 6 गुणे 6 36, और 36 को फिर से 6 से कर दिया तो 216 आएगा, 216। इसका मतलब 216। समझ में आ रही बात? फिर 8 का क्यूब, तो 8 को 8 से करोगे तो 64, फिर 8 को फिर से जो 64 आया फिर से 8 से करना है, मतलब 512, 512। उसके बाद 10 का क्यूब, तो सबको पता है कि 1000 होगा। क्या लिखोगे? 1000। अब चुपचाप इन तीनों को आपस में जोड़ लो। देखो कैसे जोड़ते हैं, इनको और इनको जोड़ लेते हैं तो 5 2 7, 700 हो जाएंगे, और इनको जोड़ लिया मतलब 1728 आंसर आएगा पूरा जोड़ने के बाद। तो r³ बराबर इतना। अब आपको पता है कि ये r³ है और ये 1728 है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, अब कभी भी स्क्वायर उधर जाता है। मान लीजिए हम आपसे पूछें x² बराबर 25, तो हम आपसे कहें तो आप कहोगे कि √25 और इसके जोड़ा बना दो 5 बाहर, यही कहोगे कि नहीं? आप कहोगे। लेकिन यहाँ घात 3 है, तो यहाँ से जैसे ही वो घात उधर जाएगी वहाँ अंडर रूट तो लगेगा,
लेकिन उसको हम लोग क्यूब रूट कहेंगे, छोटा सा आगे 3 लिखा हुआ होना चाहिए। इसको बोलते करणी में 3 लिखा हुआ है। पहले ये सब चैप्टर होते थे, अब नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसमें 3, या आप और भी तरीके हैं, आप 1728 के फैक्टर कर डालिए तो 12 की घात 3 आएगा, मतलब 2 गुणे 2, 6 बार 2 बनेगा और 3 बार जो है हमारा 3 बनेगा। इसका मतलब ये फैक्टर होंगे, तो वो थोड़ा सा लेंदी तरीका है, इसमें आराम से कर लोगे। तो 1728 लिखा और अब 1728 के फैक्टर कर डालो तो r बराबर क्या होगा, देखो ये 1728 के फैक्टर किए तो 2 से करेंगे तो कुछ उत्तर आएगा, ठीक है आएगा, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, फिर 2 से, मतलब 1728 के अगर फैक्टर करो, हम दिखा देते हैं आपको करके। क्या करोगे, करके तो आप कर ही सकते हो ना। 1728 के वो फैक्टर मतलब क्या, वो गुणनखंड 1728 हमें पता है कि 12, तो 12 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 3। देखो जरा, 1 2 3 4 5 और 6 बार लिखा मैंने। उसके बाद फिर गुणे में कितना होगा, 1 और 3 और गुणे में 1 और 3। आप आगे लिख लीजिएगा इसके, ये वाले 3 को एक साथ और उसके बाद ये वाले 3 को एक साथ और इनको एक साथ। क्यों, क्योंकि 3 3 का बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आगे छोटा सा 3 लिखा हुआ था, पावर 3 थी, ठीक है। तो ऊपर से 2 मिला, फिर इससे भी 2 मिला और यहाँ से मिला हमको 3, तो 2 दूनी 4, 4 3 कितना 12, r बराबर 1212 सेंटीमीटर। तो ये आ गई हमारी क्या, बड़े गोले की त्रिज्या। अब इसकी ट्रिक जरा ध्यान से सुनो मेरी बात को। कभी भी आपको दे दे कि मान लीजिए ऐसे से इतने इतने गोले पिघलाए जाते हैं, सबकी घात 3 निकाल लेना। मान लीजिए हमने कहा कि इसकी 1 होती, इसकी 2 होती, इसकी 3 होती, तो आप 1 का करोगे ना, अब 1 आएगा, फिर 2 का करोगे ना आप, तो 2 का करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, फिर आप 3 का करोगे ना तो 27 आएगा। सबको आपस में जोड़ डालना, सबको आपस में जोड़ लेना और उसका क्यूब रूट निकाल देना, बस यही आंसर हो गया। आई बात समझ में, ऐसे करना है। लेकिन आपको एग्जाम में ये वाली वैल्यू ज़्यादा मिल सकती है, क्योंकि इनमें आराम से क्यूब रूट निकल आता है, उसमें आप निकालोगे तो नहीं निकलेगा आराम से। क्योंकि मान लो आपने उसको जोड़ना शुरू किया तो आपने कहा सर 36 आया, उसका रूट ही नहीं निकाल पा रहे क्यूब रूट, तो कैसे निकलेगा, फिर वो डेसिमल में निकलेगा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे मैंने आपको बताया। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार बता देते हैं फिर से कि तीनों गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया जाता है तो आयतन नहीं बदलेगा। इसका मतलब बड़े गोले का आयतन बराबर तीनों छोटे गोलों के आयतन का जोड़, यानी कि योग, सम। समझ रहे हैं। इस तरीके से आपका ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट। अब इस दूसरे क्वेश्चन के बाद हम किस क्वेश्चन की बात करेंगे, आप मुझे बताइए जरा, जल्दी से बताइए। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे और वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं, तो ये सब इंपॉर्टेंट ही है, कुछ भी आ सकता है आपके एग्जाम में। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है, लिखा है व्यास 7 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है। अच्छा भाई, एक गहरा कुआं खोदा गया है, कितना, 7 सेंटीमीटर व्यास वाला, ठीक है, और 20 सेंटीमीटर गहरा है। तो इसका मतलब एक कोई कुआं हम बना लेते हैं, और कुआं कैसा होगा, बेलनाकार। तो ये मैंने कुआं बना लिया और इस कुएं का व्यास कितना था, 7 मीटर, तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, और इसकी गहराई जो थी, मतलब ऊंचाई ही रहेगी, वो कितनी है, 10 कितना है मीटर, इतना मीटर। उसके बाद क्या कहते हैं, एक कुआं खोदा जाता है, ठीक है, खोद लिया, कुछ ना कुछ मिट्टी निकलेगी इससे, फिर आगे देखो, हाँ कंकड़ पत्थर भी निकल सकते हैं, बिल्कुल राइट हो आप। उसके बाद देखो, इससे निकली हुई मिट्टी के, कह रहे खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया। अच्छा भैया, जितनी मिट्टी निकली है चबूतरा बना रहे हैं, समझ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इससे बना रहे हैं चबूतरा, तो ऐसे बना रहे होंगे चबूतरा, समझ रहे बात को। इसका मतलब ये ऐसे, ये चबूतरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भैया, बनाने दो, ठीक नहीं है पर यह काम, इस प्रकार का ये चबूतरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। अब देखो जरा ध्यान से, ये था कुआं, खोदा 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 खोदा, मिट्टी निकाली, और इससे क्या बना रहे हैं, चबूतरा। चबूतरा तो यहाँ से गायब हो गया है फिलहाल, मेरे पास यहाँ पर नहीं है, हाँ लोची डिग मान लिया हमने, ऐसा चबूतरा बनाया। तो इसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ना कुछ ऊंचाई भी होगी। इन्होंने कहा कि 22 गुणे 14 मीटर वाला एक चबूतरा, मतलब इसके आधार का ऊपरी हिस्सा दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई हमसे पूछी गई है, बहुत देर से हम ढूंढ रहे हैं, पर पता चला कि चबूतरा मेरा कोचिंग में रखा है, वो क्या बोलते हैं इसको, घनाभ, ठीक है। तो कोई बात नहीं, फिर देखते हैं।
तो इसका मतलब ये वाली हमको दी है 22 मीटर, और ये वाली यहाँ से यहाँ तक इन्होंने दी थी हमको 14 मीटर। हमसे क्या पूछिए, हमसे पूछिए गहराई कितनी होगी, मतलब वो चबूतरा कितना ऊंचा बनेगा, यही तो पूछा है। देखिए इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। देखिए क्या करना है, हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है, ये हाइट इसकी, चाहे ये कहें चाहे ये कहें चाहे ये कहें, एक ही बात है। अगर यहाँ पे आपको दिक्कत है आप यहाँ बना लीजिए, वही बात होगी, है ना, कितना जो है ऊंचा चबूतरा बनेगा। देखिए ध्यान से सुनिएगा, तो हम लिखते हैं कि माना चबूतरे की ऊंचाई, माना चबूतरे की ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, h, है ना, माना चबूतरे की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, h मीटर है, ये हम लोग मान लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग लिखेंगे कि कुएं से निकली मिट्टी का आयतन। तो किसका आयतन, मिट्टी का आयतन, और मिट्टी कहाँ से निकल रही है, कुएं से, तो लिखेंगे मिट्टी का आयतन, और कुएं से निकल रही है इसलिए ये हमारी बेलनाकार भाग के अंदर से निकल रही है। और इसमें क्या है, इसमें चबूतरे का आयतन, और चबूतरा आखिर है कैसा, ये घनाभ के आकार का है, और ये कैसा है, बेलन के आकार का। इस बेलन की कुछ ना कुछ तो त्रिज्या होगी ही, उसको हमने कितना मान लिया, साइज की आधी 7 है, तो ये हमारा व्यास है, मतलब डायमीटर है, तो 7/2 मीटर, ये 7/2 लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया। उसके बाद इसकी ऊंचाई, तो उसको हमने h मान लिया, कैपिटल मान लेते हैं, ठीक, इसको भी कैपिटल ही मान लो, क्यों कैपिटल मान ले, उसमें भी h आएगा भी, तो ये h हो गया, हाँ, कितनी हो गई, 10 मीटर, ठीक। अब इसको देखो, इसकी लंबाई हमको पता है 22, ये 22 हो गया, उन्होंने कहा था 22 × 14, और उन्होंने मीटर लगा दिया था, इसका मतलब वो ऊपर के हिस्से का एरिया दिया था, इसका मतलब ये हो गया 22 × 22, और 14 क्या है इसकी, 14 है इसकी चौड़ाई, तो 14 मीटर। क्या निकालना है, इसकी h मुझे फाइंड करना है। क्लियर है इतनी बात। देखिए लिखेंगे मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। मिट्टी कैसे है, कुएं से निकल रही है, इसका मतलब पाई r²h, ये फॉर्मूला हो गया। स्मॉल r कैपिटल R हो सकता है, डोंट वरी, उसके लिए कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। r क्या है, बस इतना याद रखिए, त्रिज्या है, रेडियस है ना, इतना याद रखना। h क्या है, हाइट है, किसकी हाइट है, ये जो हमारा क्या है कुआं, इसकी गहराई कहें या फिर विड्थ कहें, या फिर मतलब सॉरी वो क्या बोलते हैं डेप्थ कहें, या फिर उसकी गहराई कहें, या फिर ऊंचाई कहें, एक ही बात है ना। तो ये हो गया h अच्छे से बना देते हैं, h हो गया। चबूतरे का आयतन, और चबूतरा है कैसा, घनाभ के आकार का, इसलिए क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो पाई का मान 22/7 रखा। r की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखें 7/2, कितनी बार लिखना है, 2 बार, 7/2, और h का मान इसमें देखें कितना है, 10, और इधर लंबाई कितनी है 22, और गुणे में कितना है 14, और h का मान हमको नहीं पता। ध्यान से बात को हमारी सुनिएगा, इधर h को अकेला रोक दीजिए, बाकी सबको नीचे ले आइए, लेकिन उससे पहले इस 2 को इससे काट लेते हैं, तो कितना हो गया 11, और उसके बाद 2 से इसको कर देते हैं, 2 पंचे 10, और 7 से इसको काट देते हैं। कितना बचा, ऊपर बचता है 11, फिर बचेगा 7, और फिर बचेगा 5, नीचे कुछ नहीं बचा, लेकिन ये 22 और 14 नीचे आ जाएगा, तो ये 22 हो गया, और 14 फिर से नीचे आ गया, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और उसके बाद फिर से ध्यान से देखिएगा इसको, फिर 11 से काटते हैं, 11 एकम 11, 11 दूना 22, इसका मतलब ऊपर 5 बचेगा, नीचे कितना बचेगा, ऊपर बचेगा 5, तो हम इसको h इधर लिख देते हैं, ऊपर बचेगा 5, और 2 दूनी कितना हो गया 4, कितना हो गया देखिए ध्यान से, 11 दूना 22, और इसके बाद 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना हो गया, यहाँ से कुछ छूट गया आई थिंक, हमको लग रहा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर पाई हो गया 22/7, 11 एकम 11, और 11 दूना कितना हो गया 22। हाँ, इस क्वेश्चन में जो ये ऊंचाई थी ना, ये 10 नहीं थी, ये कितनी थी, 20 थी, यहाँ इसका मतलब यहाँ पर कितना होगा 20, तो इसका मतलब फिर यहाँ पर हाइट जो है वो हमारी रखनी पड़ेगी हमको 20। अगर हम इसको 20 रखेंगे तो यहाँ से उत्तर कितना आएगा 10, ये गलती हुई थी, यहाँ पर कितना हो गया 10, ठीक है। ऊपर कितना बचा 10, और नीचे हो गया कितना 2 × 2, ऊपर बच गया है 10, और नीचे हो गया 2 × 2, अभी फिर कटेगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, इसका मतलब h बराबर 5/2। अब 5/2 का तो आपको मतलब पता ही होगा कितना आएगा, 2.5, और उसके बाद क्या मीटर, इस तरीके से h बराबर कितना आ गया 2.5। देखिए ये नंबरिंग की जो मिस्टेक है ये तो किसी से भी हो सकती है, तो इसका मतलब क्या है कि 20 मीटर ये हमको दिया था, यहाँ पर हम लोगों ने 20 रख लिया, और उसके बाद जब 2 से काटा तो 2×20 हो गया। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ चुका है। कितना आंसर आ गया हमारा, h बराबर 2.5 मीटर।
कितने आसान आसान क्वेश्चन हैं। क्या कह रहा था कि एक कुआं खोदा जाता है, उसकी मिट्टी निकाली जाती है, चबूतरा बनाया जाता है। तो बस इतना ध्यान में रखना है कि मिट्टी जो होगी कुएं से जो निकलेगी उसका आयतन बराबर चबूतरे का आयतन, इतना ध्यान में रखना है। अगर आप इतना अच्छे से कर ले गए तो बहुत अच्छी बात है। और आज सैटरडे, कल संडे 4 बजे लाइव आ रहे हैं। सबको ये बात पता होगी कि कल 4 बजे लाइव आ रहे हैं। और हाँ, जो भी आपको कन्फ्यूज़न है आप लाइव चैट में उससे बात कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट डे से हम लोग लगातार एक टाइम पर लाइव क्लास को अटेंड किया करेंगे, है ना। हम लोग सब लोग हम क्या करेंगे, होस्ट करेंगे, आप अटेंड करेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न है आप पूछेंगे। हर संडे मिलेंगे आपके सवालों के साथ। और लाइव क्लास का एक ये फ़ायदा है कि आप इससे बहुविकल्पी प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न आप अच्छे से तैयार करते रहेंगे। वीक में एक दिन ऐसा ज़रूर होगा कि हम आपके सामने बहुत सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को रखेंगे और आप उनके आंसर मुझे बताते रहेंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इस 3 नंबर क्वेश्चन के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे समझने में आपको इसलिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि इस क्वेश्चन को इन्होंने जो पूछा है वो बहुत अच्छी ढंग से तो पूछा है, लेकिन कहीं ना कहीं कमी उसमें भी रह गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, इसलिए ध्यान से आपको देखना है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि व्यास 3 मीटर और वाला एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। फिर से कुआं, फिर से खुदाई, फिर से मजदूरी। देखो क्या कह रहे हैं कि 3 मीटर व्यास वाला एक कुआं, तो ये 3 मीटर व्यास वाला हमने एक कुआं बना लिया। इसका व्यास कितना है? यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है। ओके, तो त्रिज्या पता चल जाएगी। और इसकी ऊंचाई कितनी है, मतलब गहराई कितनी है? 14 मीटर। गहराई कहें या ऊंचाई कहें, बनेगा बेलन ही। उसके बाद देखिए, इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए, वलय मतलब रिंग बनाते हुए, रिंग का मतलब समझ रहे हैं ना। इसका मतलब क्या है कि अगर कुआं ऐसे था, इसको खोदा और इसके किनारे किनारे एक जो है चबूतरा बना रहे हैं। लेकिन इस बार अलग क्वेश्चन है, क्योंकि इसके जब इसका चबूतरा बनाएंगे तो इसके किनारे मिट्टी डाल रहे हैं, कुआं वाला हिस्सा थोड़ी बंद कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा। 4 मीटर चौड़ी एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक बांध बनाया जाना है। इसका मतलब कुएं के किनारे को मजबूत कर रहे हैं। आई बात समझ में? फिर क्या कह रहे हैं, इस बांध की ऊंचाई बताइए कितनी होगी। मतलब कुआं पूरा खोद डाला, समझ रहे हैं, कुआं पूरा खोद ही डाला और अब पूछ रहे बांध की ऊंचाई बताइए कितनी होगी। समझ रहे बात को, ध्यान से सुनिएगा। ये पूरा एक कुआं था और इसको खोद खोद के यहाँ पर किनारे एक मिट्टी की एक चौड़ी वृत्ताकार वलय बना रहे हैं ऐसे, और इस वलय की हमसे ऊंचाई पूछी गई है। ध्यान देना। और ये वलय जो है ये 4 मीटर चौड़ा बांध बन रहा है। इसका मतलब यहाँ से लेकर, इस जगह से लेकर यहाँ तक जितना लेके आ रहे हैं वो 4 मीटर होगा। क्लियर है इतनी बात? अब देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। ये 3 मीटर व्यास, ये 14 मीटर। इसका मतलब कुएं का जो ऊपरी हिस्सा होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा। पहले कुएं का ये वाला हिस्सा मैंने बनाया, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका व्यास कितना था? 3 मीटर। ठीक है, 3 मीटर हो गया। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम त्रिज्या की बात करें तो 3 का आधा, क्योंकि इन्होंने व्यास कहा था, तो 3 का आधा कितना होगा? 1.5 मीटर। आप चाहें तो इसको यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि 1.5 मीटर। ठीक है। अब क्या किया, इसके किनारे किनारे कितना चौड़ा बना रहे हैं? इसके किनारे किनारे बना रहे हैं 4 मीटर चौड़ा। इसका मतलब हमने माना कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो गया? 4 मीटर। और ये पूरा क्या बना रहे हैं? ये एक पूरी वलय बनाते जा रहे हैं। ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये पूरी एक वलय है जो कुएं के किनारे एक छल्ले का काम कर रही है। आ रही बात समझे? अब हमको ये निकालना है कि इसकी मिट्टी निकालकर ये वलय बनाई गई, तो इसका मतलब कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन बराबर वलय का आयतन। वलय कौन? जो ये बनी है। अब इसका तो फॉर्मूला आज तक मैंने पढ़ा नहीं, तो इसी को तो समझना है कि इसको कैसे करोगे। ध्यान से समझना। सबसे पहले इस कुएं का आयतन, हम निकली जो मिट्टी है उसको अलग से निकाल लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग क्वेश्चन को करेंगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाओगे आप। हम लोग लिखेंगे कुएं से निकली, कुएं
से निकली मिट्टी का आयतन, थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को करने में, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, मिट्टी का क्या निकालेंगे हम लोग, आयतन। क्या होगा कुएं से निकली मिट्टी का आयतन, फार्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर और एच। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आर हमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इससे देखकर लिख सकते हैं किसमें क्या दिया गया। तो कुएं से निकली मिट्टी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, बराबर लिख के नीचे से करिएगा। पाई का मान क्या आपको पता है कि 22/7 लेना है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं कहा कि पाई का मान कुछ लो। और आर की वैल्यू अगर यहाँ से देखें तो 1.5 गुणे 1.5 और एच की वैल्यू कितनी है 14 मतलब 14। अब ध्यान से देखें, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14। अब इसको देखें, 22 को हम 2 से गुणा कर लेते हैं तो कितना हो गया, 22 दूना 44 और 1.5 को 1.5 से कर लेते हैं, मतलब 15 को 15 से करेंगे और 15 का स्क्वायर आपको पता है कि 225 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 और 5, लेकिन दशमलव के बाद एक संख्या, दशमलव के बाद यहाँ भी एक संख्या, तो इसका मतलब पीछे से गिनती गिना और यहाँ पर दशमलव लगा दिया। अब हम लोग 44 से करते हैं 225 को गुणा, इसका मतलब 2.25 गुणा करना पड़ेगा, तो आप इसका गुणा कर लीजिएगा, आंसर आएगा 9900। उसके बाद देखा मैंने कि दशमलव के बाद 2 संख्या है तो पीछे से गिनती गिना तो ये हो गया 99। इसका मतलब इसका आंसर आएगा 99, और ये क्या है, ये मीटर है तो ये मीटर क्यूब हो गया। मतलब इतनी मिट्टी कुएं से निकलेगी। उम्मीद है ये आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब इस कुएं से जितनी भी मिट्टी निकली है वो जो वलय है उसके आयतन के बराबर है, इसे समझिएगा ध्यान से। देखिए ध्यान से, अब लिखेंगे कि वलय का आयतन, वलय का आयतन, और वलय का आयतन किसके बराबर होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज़्यादा। वलय का आयतन बराबर क्या, मिट्टी का आयतन जो कुएं से निकली है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे मिट्टी का आयतन, है ना, मिट्टी का आयतन। और आयतन किसका, मिट्टी का, मतलब वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अब वलय का आयतन, वलय को कैसे समझेंगे, देखिए ध्यान से सुनिएगा। आपको ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली जो दूरी है, अगर मान लीजिए बाई चांस आपसे कहा जाए कि इसका आयतन मुझे बताइए, और ये बीच से पूरा खोखला है, तो आप क्या करोगे, इस पूरे का निकालोगे, फिर जितना भाग खोखला है उसको माइनस करोगे। इसका मतलब पहले पूरे बेलन का आयतन निकालोगे, उसके बाद फिर जितना बेलन अंदर से खोखला है उसको उससे घटाओगे। इसका मतलब आपको ऊंचाई में कोई चेंज होगा नहीं, क्या बदलेगा, त्रिज्या बदलेगी। इसका मतलब त्रिज्या बदल जाएगी। देखिए ध्यान से, यहाँ समझना है वलय के आयतन को। वलय का आयतन बराबर मिट्टी का आयतन, तो क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले सुनिएगा, बाहरी जो बनेगी ये वाली, इसका आयतन, तो क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर एच, और जो अंदर बनेगा ये खोखला वाला, इसको लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। आपसे अगर वलय का आयतन और मिट्टी का आयतन आपको पता ही है कितना है, 99। अब इनमें कुछ कॉमन है, पाई कॉमन है और एच कॉमन है, अंदर बचा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब लेकिन प्रॉब्लम यहाँ इस बात की है कि ये कैपिटल आर आखिर है क्या। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल आर है 1.5, और यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक जानते हैं कितना होगा, 1.5 में इसको जोड़ोगे आप, है ना। ये पता आपने कहाँ पढ़ा था, 12th नंबर चैप्टर में, 12वें चैप्टर में क्या पढ़ा था। कैपिटल आर की वैल्यू अगर निकालनी है तो यहाँ से यहाँ तक ये और ये 4 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब स्मॉल आर में से इसकी चौड़ाई को जोड़ना पड़ेगा, जो उन्होंने बांध की चौड़ाई बोली थी, इतना चौड़ा बांध, तो 1.5 और उसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 4, इसका मतलब 5.5। आर बराबर इतना आ चुका है, इतने मीटर। अब इसको यहाँ पर रखना है, तो पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है कि पाई की वैल्यू 22/7, तो 22/7 रख दिया। एच नहीं पता, 5.5 का होल स्क्वायर और यहाँ 1.5 का होल स्क्वायर, और बराबर कितना, 99। अब क्या है, 22/7 को मैंने 22/7 लिख दिया। ध्यान से सुनिएगा, 22/7 को 22/7 और h को मैंने पड़ा रहने दिया। फिर 5.5 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 55 गुणे 55। ध्यान से सुनिए, 55 गुणे 55 मतलब 5 का स्क्वायर 25, और उसके बाद 5 के बाद आती है संख्या 6, और 6 पंचे 30। कैसे किया, 5 कभी ऐसा दिख जाए तो 5 का स्क्वायर 25 और 5 के बाद 6 आएगी तो 5 छक्का 30। ये उन संख्याओं के लिए लागू होगा जिनके पीछे 5 आता है। अभी देखिए फिर से भी यहाँ पर भी 5 है,
तो अभी फिर यहाँ करके आपको दिखाएंगे। इसका मतलब 30.25 गुणा दशमलव के बाद दो संख्याएं, इसलिए क्योंकि जब गुणा करोगे तो दशमलव के बाद दो दो संख्याएं हो जाएंगी। अब उसके बाद 1.5, तो 1.5 के लिए क्या करोगे आप, 5 का 25, 1 के बाद 2 आती है तो 1 के बाद 2 आएगा तो मतलब 2.25। इतनी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी अच्छे से। उसके बाद देखो 22/7 और हाँ 99 भी लिखिएगा। उसके बाद 22/7 h की वैल्यू नहीं पता मुझे, इनको घटा देते हैं तो घटाएंगे 28 आएगा और बराबर कितना हो गया 99। अब 7 से काट दिया इसको, 7 चौको 28, इसका मतलब h बराबर हुआ 99 और ये दोनों कहाँ चले गए, नीचे। इसका मतलब 22 गुणे 4 चला गया नीचे, तो 22 को 4 से गुणा कर दीजिए, कितना होगा, 22 को 4 से करेंगे 88 और ये हो गया 99। अब ये कैंसिल आउट होगा 11 से कीजिए, 9 टाइम जाएगा और ये 8 टाइम जाएगा, मतलब h आया 9/8। अब इनको डिवाइड कीजिए, 8 से कीजिए, 8 1 जा 8, फिर 1 हुआ, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर 8 1 जा 8, फिर 2 हुआ, फिर क्या किया, 1 0 और 8 को हम लोग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 2 बार में। इसका मतलब 16 हो गया, फिर 4 फिर 0 8 5 टाइम में जाएगा। इसका मतलब 1.125 और ये किस में निकलेगा, मीटर में निकलेगा। इस तरीके से क्या किया, देखिए क्वेश्चन कितने आराम से मैंने आपको बताया है। क्या क्या किया, पहले हमने मिट्टी का आयतन निकाला, फिर मिट्टी का आयतन निकालने के बाद उसको वलय के आयतन के बराबर दिखाया और फिर बस यहाँ पर फॉर्मूला लगाया। कुछ भी कठिन नहीं था इसमें, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को आप कहीं पर बुक में या कहीं देखोगे तो बहुत अजीब सा लगेगा। चलिए अब इस क्लास को हमें करना पड़ेगा समाप्त। कल मिलते हैं आप सभी से लाइव 4 बजे, भूलिएगा मत, लाइव जुड़िएगा, हमें मोटिवेट कीजिएगा ताकि हम रोज़ आपके लिए लाइव क्लास लेकर आ सकें। लाइव क्लास को लाने का बस एक रीज़न है कि मुझे वक्त नहीं मिल पाता था कि पहले वीडियो बनाऊं फिर करूं, तो लाइव क्लास के लिए थोड़ा सा वक्त निकालेंगे हम और आप लोगों के लिए 1 घंटे या इससे ज़्यादा भी या इससे कम भी रोज़ क्लास होगी डेली, तो उसका टाइम भी डिसाइड होगा। फ़िलहाल कल मिलते हैं 4 बजे। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।